सभी को हिंदी की आज की दूसरी कक्षा में स्वागत है। कल हमने हिंदी भाषा के संक्षिप्त इतिहास के बारे में और हिंदी के साहित्य के बारे में, साहित्य की परिभाषा, साहित्य के तत्व और साहित्य की विधाओं पर चर्चा की। और आज से हम प्रथम पीयूसी के साहित्य वैभव पुस्तक का पहला अध्याय, प्रेमचंद द्वारा लिखित एक जनप्रिय कहानी बड़े घर की बेटी, इसे हम प्रारंभ करेंगे। प्रेमचंद हिंदी कहानी के क्षेत्र में सम्राट माने जाते हैं। उनका कहानी क्षेत्र में जो योगदान है वह विश्व साहित्य के लिए ही अत्यमूल्य देन है, क्योंकि उनकी कहानी पढ़ने के बाद पाठकों को ऐसे लगने लगता है कि ये कहानी कहीं हमारे बीच में घटी हुई है, या ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है। क्योंकि उन्होंने अपने कहानी में यथार्थवाद का चित्रण ज़्यादा किया है। किसान, मजदूर और गरीब वर्गों पर प्रतिनिधित्व करते हुए प्रेमचंद ने अपनी कहानियों को केंद्रित किया है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज हम बड़े घर की बेटी को पढ़ेंगे, जिसे लिखा है श्रेष्ठ कहानी सम्राट कहे जाने वाले प्रेमचंद ने। तो सबसे पहले हमें लेखक का परिचय लेना आवश्यक है। तो प्रेमचंद का जन्म, उपन्यास सम्राट और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म काशी के निकट लमही नामक एक ग्राम में हुआ था। काशी जिसे पौराणिक रूप में उसे बनारस या वाराणसी कहा जाता है, काशी। तो काशी के एक छोटा सा ग्राम लमही में उनका जन्म होता है। सन 1880 में उनका जन्म होता है। 1880 में उनका जन्म होता है। आपके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। अजायब राय और आनंदी देवी का संतान थे प्रेमचंद। आपका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, इसीलिए उनकी कहानी में यथार्थता है। उन्होंने जीवन के कष्टों को स्वयं देखा है, स्वयं झेला है। कहीं पर काल्पनिकता का उन्होंने प्रचार नहीं किया है। जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने भोगा है, उसे अपनी कहानी में उन्होंने बखूबी उतारा है। तो वास्तविक यथार्थवादी कहानीकार के रूप में हम प्रेमचंद को देख सकते हैं। आपने अनेक उपन्यास लिखे। उपन्यास मतलब क्या है, कल हमने चर्चा की थी। उपन्यास साहित्य के प्रकारों में उपन्यास यानी जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है नॉवेल, जिसे नॉवेल कहा जाता है अंग्रेजी में, उसे हिंदी में उपन्यास कहा जाता है। अनेक छात्र, अनेक विद्यार्थी उपन्यास का अर्थ कन्नड़ के प्रभाव से बताते हैं कि उपन्यास यानी प्रवचन, उपदेश, इस तरह सोचते हैं। लेकिन हिंदी में उपन्यास का अर्थ है अंग्रेजी का नॉवेल, या कन्नड़ में आप जो बताएंगे कादम्बरी, वह हिंदी में उपन्यास कहा जाता है। तो अनेक उपन्यास लिखे हैं प्रेमचंद ने। उदाहरण के तौर पर कुछ श्रेष्ठ उपन्यासों का नाम यहाँ पर आपके पुस्तक में दिया है। गोदान, गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि तथा निर्मला। तो ये केवल उदाहरण है, इसे छोड़कर अनेक उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। उदाहरण के तौर पर आपके लिए यहाँ पर ये
4-5 उपन्यासों का नाम दिया है। इसके साथ ही 300 से भी अधिक कहानियां इन्होंने लिखी है, इसीलिए कहानी के सम्राट हैं। शायद ही कोई साहित्यकार हो जिन्होंने इतनी सारी कहानियां लिखी हो। तो इन्होंने 300 से भी अधिक कहानियां लिखी हैं, जो मानस सरोवर नामक एक संकलन, कहानी संकलन है मानस सरोवर। मानस सरोवर प्रेमचंद का कहानी संकलन मानस सरोवर। मानस सरोवर में इनका कहानी संकलन, मानस सरोवर में 300 कहानियों को कुल 8 भागों में इनके कहानी संकलन विशृंखलित हुआ है। 8 भागों में इसका विभाजन किया गया है। आपकी रचनाओं में मानव जीवन एवं भारत के गांवों की दशा का मार्मिक चित्रण है। इन्हें ग्रामीण इलाके के, किसानी सभ्यता के, मजदूर सभ्यता के, उनकी संस्कृति सभ्यता का चित्रण ज़्यादा प्रिय विषय था प्रेमचंद को। अमीर घरों को वो जितना पसंद नहीं करते थे जितना वो गरीब संस्कृति का पसंदीदा थे। तो कृषक वर्ग, किसानी वर्ग, मजदूर वर्ग, कार्मिक वर्ग, शोषित वर्ग, उन पर वो ज़्यादा अपना कलम चलाते थे। तो इनके कहानी का विषय हुआ करता था ग्रामीण जीवन की कहानी। तो 8 अक्टूबर सन 1936 को आपका स्वर्गवास हुआ। 1936, 8 अक्टूबर 1936 में इनका देहांत हो जाता है। और इतने अवधि में, मतलब 1880 से लेकर 1880 से लेकर 1936 तक इन्होंने अपना साहित्य का काम निरर्गल रीति से किया है। तो बस आपके लिए प्रेमचंद का परिचय इतना काफ़ी है। अब हम इस कहानी के संक्षिप्त सारांश के बारे में देखेंगे। प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। सामाजिक जीवन के सूक्ष्म चित्रकार प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्ग के गृहस्थ जीवन की एक ऐसी घटना को चित्रित किया है जो हमारे घरों में आए दिन घटती रहती है। आनंदी बड़े घर की बेटी है। संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी उसने अपने आप को श्रीकंठ के रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण घर के अनुकूल बना लिया। तो यह कहानी मध्यम वर्ग से संबंधित कहानी है। मिडिल क्लास जो हम कहते हैं, आज हमारे समाज में मिडिल क्लास के लोग भी, मध्यम वर्ग के लोग भी शोषित हुए जा रहे हैं। क्यों मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा शोषित होते हैं? क्योंकि उन्हें समाज के कुछ नियमों से बाहर आना उनसे नहीं होता है, क्योंकि एक प्रकार से वो मर्यादा के घेरे में घिरे रहते हैं। यानी वो भूखे रह सकते हैं लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते, समाज के नीति नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए वो अनेक प्रकार के संकष्टों में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें समाज की निंदा का उनसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए वो बीच बीच में फंसते जाते हैं, कष्ट झेलते जाते हैं। गरीब वर्ग मारने को भी तैयार है और मार खाने को भी तैयार है। अमीर वर्ग, उनको क्या होता है, उनमें पैसों का बल होता है, उनके पास अधिकार का बल होता है। अमीर वर्ग बीच में फंसते हैं मध्यम वर्ग। ना आर्थिक बल, ना ही शारीरिक बल, ना ही किसी प्रकार की गुंडागर्दी करने की मानसिक स्थिति उनमें नहीं होती है, क्योंकि समाज के एक सीमित कटघरे में बंधे रहते हैं वो। इसलिए
वो किसी प्रकार के ऐसे विध्वंसकारी कृत्यों को करने के लिए उनका मन उनको परमिट नहीं देता है, इसलिए वो फंस जाते हैं मध्यम वर्ग के लोग। तो इसी प्रकार की मध्यम वर्ग के से संबंधित यह कहानी है बड़े घर की बेटी। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इसके पात्रों के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो इस कहानी में सीमित पात्र हैं। कल हमने कहानी के तत्वों के बारे में बताने के संदर्भ में कहा कि कहानी के तत्वों में मुख्य तत्व है पात्र या चरित्र चित्रण। पात्र मतलब कैरेक्टर्स, आने वाले विविध पात्र, नायक नायिका या अन्य पात्र। तो इस कहानी में सीमित पात्र हैं, ये बहुत विशेष बात है। 10, 15, 20 पात्रों की खिचड़ी बनाकर अगर एक कहानी बनाते हैं ना, तो बहुत ही कंफ्यूजन बना रहता है पाठकों के बीच में। यहाँ पर इस कहानी में प्रेमचंद ने सीमित पात्रों को एक उच्च विचारों के साथ यहाँ पर चित्रित किया है। तो इस कहानी के मुख्य पात्र के रूप में यहाँ पर आते हैं कहानी के मुख्य मतलब बुजुर्ग, इस घराने का, इस घर के बुजुर्ग के रूप में बताने वाले बेनी माधव सिंह। बेनी माधव सिंह। तो बेनी माधव सिंह जो हैं वे उस घर के एक बुजुर्ग हैं। तो गौरीपुर नाम के एक जमींदार, हो बेनी माधव सिंह जमींदार है, जमींदार। तो वे एक जमींदार है। जमींदार मतलब छोटे छोटे गांवों में जिनकी बहुत बड़ी खेती बाड़ी होती है, खेत करते हैं, उनको जमींदार कहा जाता है। तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी से उनका पूरा घराना जो है खेती बाड़ी करते आता है, तो उन्हें कहते हैं जमींदार। तो बेनी माधव सिंह एक जमींदार हैं और बेनी माधव सिंह के 2 पुत्र, उनके 2 बेटे थे। पहला था श्रीकंठ और दूसरा था लाल बिहारी श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी सिंह। तो उनके 2 बच्चे श्रीकंठ और लाल बिहारी। तो बहुत ही संपन्न मतलब सुसंस्कृत परिवार उनका था। तो 2 बच्चे श्रीकंठ और लाल बिहारी सिंह। तो श्रीकंठ की पत्नी जिसका नाम है आनंदी, श्रीकंठ की पत्नी आनंदी। श्रीकंठ की पत्नी है आनंदी। तो ये उनका घर है। लाल बिहारी का भी विवाह हुआ था, लेकिन उसकी पत्नी का वहां पर जिक्र नहीं है, नाम वहां पर नहीं दिखाया है। तो आनंदी बड़े घर की बेटी है। श्रीकंठ की पत्नी आनंदी बड़े घर की बेटी है। बड़े घर की बेटी मतलब अमीर घर की बेटी है। इनका परिवार मध्यम परिवार है और आनंदी बड़े घर से इस घर में बहू बनकर आई है। संपन्न घर की सुविधाओं का अभ्यस्त होने पर भी उसने अपने आप को श्रीकंठ के रूढ़िग्रस्त तथा अभावों से पूर्ण घर के अनुकूल बना लिया। ये बहुत विशेषकर बात है, खास करके आजकल की लड़कियों के लिए। बड़े बड़े अमीर घरों से अपने पति के घर में, मध्यम वर्ग के घर में अगर वो आते हैं लड़कियां, तो इस मध्यम वर्ग की सभ्यता से या आर्थिक तंगी से वह एडजस्ट नहीं हो पाते, अपने आप को संभल नहीं सकती, क्योंकि अमीर घर से आई हुई है। वहाँ की शान शौकत विलास वैभव इस घर में न पाते हुए वह
अपने दाम्पत्य जीवन में तरह तरह के समस्याओं को पैदा करती हैं। लेकिन आनंदी जब संपन्न घर से आई हुई थी, फिर भी यहाँ आने के बाद उसने अपने पति के घर को ही अपना सर्वस्व बना लिया। वो सोचने लगी कि जहाँ पर मेरा पति रहता है, जिस घर में मेरा पति रहता है, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, वही मेरे लिए स्वर्ग के समान है। ये अमीरी गरीबी सुख दुख ये सब मानसिकता पर निर्भर करते हैं। अगर हम मन से किसी घर को, किसी परिस्थिति को अपनाते हैं, उसमें चाहे कितने सारे अभाव क्यों न हो, अनेक प्रकार के अभाव हो सकते हैं, कितने भी अभाव क्यों न हो, वो अभाव हमें खटकते नहीं हैं, या हमें नहीं लगता है कि हमारे घर में ऐसा था, मेरे मायके में ऐसा था, यहाँ पर वो नहीं है, ये नहीं है। मतलब तुलना वो नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े प्यार से, बड़े खुशी से वो इस घर में आती हैं। आजकल ऐसी लड़कियां हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। कुछ लड़कियां तो ऐसी होती है कि अपने घर में कितनी सारी गरीबी क्यों ना हो, मायके में पति के घर में आने के बाद उनको क्या है, पूरा विलास वैभव चाहिए। आजकल ये बहुत बड़ा फैशन बन चुका है। लेकिन प्रेमचंद की इस कहानी में आनंदी इसके लिए एक अपवाद है, क्योंकि वो बड़ी खुशी से, बड़ी तृप्ति से, बड़े मन से इस घर को अपना चुकी है। उसको कभी नहीं लगा कि मेरे पति के घर में ये नहीं है, वो नहीं है। तो खुशी से अपने दाम्पत्य जीवन को वह बिता रही है। इसीलिए उन्होंने वहां पर बताया, देखिए, श्रीकंठ के रूढ़िग्रस्त, श्रीकंठ का घराना रूढ़िग्रस्त घराना था। रूढ़िग्रस्त मतलब क्या है, उनके घर में कुछ परंपराएं, कुछ नियम, कुछ कायदे कानून थे। उन कायदे कानूनों से वो गुजर नहीं सकती। कुछ संयम उनके घर में था। इसीलिए वो, मतलब एक लड़की जब अपने पति के घर में आती है पत्नी बनकर, या उस घर की गृहिणी बनकर जब आती है, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट उसको है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि उसे इस घर में आने के बाद इस घर की सारी परंपराओं को अपनाना चाहिए। ये दाम्पत्य जीवन केवल एक लेन देन की बात है। कभी हमें कुछ खोना पड़ता है, हमारा सुख को त्यागना पड़ता है, और कभी पति को अपना कुछ सुख अपनी पत्नी के लिए त्यागना पड़ता है। तभी जाकर पति पत्नी के बीच में एक समझौता बना रहता है। कभी किसी को झुकना पड़ता है। तो आनंदी ने इस घर में आने के बाद अपने आप को इस रूढ़िग्रस्त परिवार से समझौता कर लिया। बहुत खुशी से उसने अपने आप को इस घर की गृहिणी बना लिया। एक दिन श्रीकंठ के छोटे भाई लाल बिहारी सिंह, लाल बिहारी सिंह कौन है, बेनी माधव का दूसरा लड़का। ये बड़ा श्रीकंठ, श्रीकंठ बड़ा और लाल बिहारी छोटा, दूसरा लड़का। दूसरा लड़का लाल बिहारी सिंह का अभद्र व्यवहार के कारण आनंदी को क्रोध आ गया। आनंदी लाल बिहारी को क्या लगती थी, आनंदी लाल बिहारी को भाभी लगती है। भाभी मतलब एक देवर के लिए भाभी माँ के समान होती है, उसको मान सम्मान उसे देना पड़ता है। तो लाल बिहारी स्वभाव से थोड़ा अखड़ू था, थोड़ा कठोर, जैसे आप कहते हैं रफ एंड टफ। कुश्ती का खिलाड़ी था वो, कुछ काम नहीं करता था। श्रीकंठ की तरह नरम स्वभाव का नहीं था वो। तो कोई उसने अभद्र व्यवहार, अभद्र मतलब जो नहीं करना चाहिए था उसके साथ ऐसा व्यवहार लाल बिहारी ने आनंदी के साथ किया। तो आनंदी को
सामान्य रीति स्वभावतः उसको क्रोध आ गया। झगड़ा यहां तक बढ़ गया कि दोनों भाइयों के अटूट प्रेम की कड़ियां शिथिल हो गई। जब भी घरों में औरतों के कारण से झगड़ा हो जाता है तो वह झगड़ा पुरुषों के पास जब आ जाता है तो बस एक चिंगारी काफ़ी है घर के एकता को विभाजित करने के लिए। वही हुआ श्रीकंठ के साथ भी। आनंदी को बुरा लगा, आनंदी को दुख हुआ तो उसे देखकर श्रीकंठ को दुख हुआ, तो श्रीकंठ को दुख हुआ तो घर की शांति बिगड़ने को शुरू हुई। भाइयों के बीच का अटूट प्रेम की कड़ियां शिथिल हो गई। इससे पहले दोनों भाई राम लक्ष्मण के जोड़े की तरह थे। वे बहुत खुशी से रहते थे। श्रीकंठ अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करता था, लेकिन जब पत्नी पर लाल बिहारी का ये रूखा सूखा व्यवहार जब श्रीकंठ ने देखा तो उसको ऐसे लक्ष्मण जैसे चाहने वाले भाई पर उसको क्रोध आने लगा। घर को बिखरता देख आनंदी की सात्विक वृत्तियां जाग उठी। आनंदी ने गुस्सा तो दिखाया था, आनंदी ने पति से शिकायत तो की थी। किसके बारे में? लाल बिहारी के बारे में, क्योंकि उसको गुस्सा आया। तो गुस्से के कारण से हम अपने आप को संभल नहीं पाते हैं। मनुष्य प्राणी हैं हम, गुस्सा व्यक्त करना ही चाहिए। इसीलिए उसने क्या किया, अपने मन के विचारों को अपने पति के साथ उसने बताया। बताने के बाद श्रीकंठ जागृत हो गया तो भाइयों के बीच में दरार आने लगी। तो आनंदी ये सब देखने लगी। तो आनंदी स्वभावतः बहुत ही सभ्य औरत थी। जब उसको लगने लगा कि मेरा क्रोध, मेरा गुस्सा भाइयों के बीच के स्नेह पर दरार लाएगा, तो मैं क्यों गुस्सा करूं? क्योंकि मैं इस घर की ऐसी मजबूत कड़ी हूं कि किसी भी तरह मुझे क्या है, दोनों भाइयों के बीच के प्रेम को टूटने के काम में नहीं आना चाहिए। मैं कभी दरार नहीं बनूंगी। ये घर मेरे आने से पहले जैसे प्रेम का मंदिर था, उसी तरह प्रेम का मंदिर बनाए रखें। राम और लक्ष्मण की ये जोड़ी हमेशा के लिए इसी तरह बनाए रखें। तो वो जाग गई। उसकी सात्विक वृत्ति, उसका सात्विक गुण यानी उसके अच्छे गुण, उसका संयम, उसके मायके ने उसको वही सिखाया था। भले ही वो अमीर थे, लेकिन घमंड, अहंकार, दर्प उनमें नहीं था। वही सीख कर आई थी आनंदी। तो आनंदी को लगा कि मेरे कारण से अब इन दोनों के बीच में खाई आ सकती है, दरार आ सकता है, दोनों भाई अलग हो सकते हैं। तुरंत जागृत हो गई। उसने लाल बिहारी को रोक लिया। लाल बिहारी घर छोड़कर जाने को तैयार था। जागृत हो गई, क्योंकि ये घर छोड़कर जाएगा तो हमेशा का इनका प्रेम का बांध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए इस संदर्भ में मुझे ही झुकना चाहिए। अगर मैं झुकूं तो इसमें मेरा कोई अपमान नहीं है। हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि घर की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। घर का अंदरूनी प्रेम महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा, ना कि हमारा अहम, हमारा अहंकार। आज यही बहुत बड़ी समस्या है घरों में, क्योंकि हर लोग अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। कोई नहीं चाहते झुकने को।
मैं किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, मैं क्यों झुकूं। तो यह अहंकारवाद जिसे कहते हैं ईगोइज्म, यह ईगोइज्म ही आज क्या हो गया है, घर में अनेक प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन अहंकारवादी नहीं थी आनंदी, तो आनंदी स्वयं झुक गई। बस उसका प्रयास ये था कि छोटे मोटे झगड़े तो हर घरों में होते हैं, किस घर में नहीं है झगड़े, किस घर में भिन्नाभिप्राय नहीं है। चार दीवार के बीच में रहने के बाद दो तीन सिर जहां पर इकट्ठे होते हैं वहां पर कंट्रोवर्सी सामान्य है, भिन्नाभिप्राय सामान्य है। इसका मतलब ये नहीं कि छोटी छोटी बातों के लिए घर तोड़ने के काम करें। तो स्वयं वह झुक गई, सोचने लगी नहीं, मुझे अब जागना चाहिए। तो लाल बिहारी को उसने समझाने की कोशिश की। लाल बिहारी को रोक लिया, बिगड़ता हुआ काम बना लिया, बिगड़ता हुआ काम बना लिया। काम बिगड़ रहा था। कैसा काम बिगड़ रहा था? राम और लक्ष्मण की जोड़ी, श्रीकंठ और लाल बिहारी की यह जोड़ी बिगड़ रही थी, अलग हो रही थी। तुरंत उसने वहां पर सिलाने का काम किया। तो तुरंत वह जागृत हो गई और बिगड़ता हुआ काम बना लिया। उच्च कुल की आदर्श महिलाएं कष्ट सहकर, अपमानित होकर भी मर्यादा नष्ट होने नहीं देती। ऐसे घर को, ऐसे लड़कियों को कहा जाता है बड़े घर की बेटियां। बड़प्पन या छोटापन जो होता है वह केवल पैसों से नापा नहीं जा सकता। पैसे तो क्या है, आज आते हैं कल जाते हैं। लक्ष्मी चंचल है। बड़प्पन गुणों का होना चाहिए। हम स्वयं झुकें संदर्भ आने पर, कोई बात नहीं है। जितना आप झुकते हैं ना उतना आप बड़े बन जाते हैं। तो आनंदी झुक गई, इसलिए बिगड़ता हुआ घर बस गया, बन गया। तो यही इस कहानी का संदेश है। तो कहानी का शीर्षक ही उन्होंने बताया है, बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी, यहाँ पर बड़े घर की बेटी कौन है? आनंदी। वह पहले बड़े घर से ही आई थी, अमीर घर से आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद दूसरे बार उसने ये बात प्रमाणित किया कि सचमुच वह बड़े घर की बेटी है। कैसे? अपने गुणों से, बिगड़ते हुए घर को बनाने से। तो यही इस कहानी का सारांश है। तो प्रेमचंद ने अविभक्त कुटुंब के बारे में अनेक कहानियां लिखी हैं। अविभक्त कुटुंब मतलब क्या है? जॉइंट फैमिलीज। आजकल जॉइंट फैमिलीज हमें देखने को ही नहीं मिल रहा है। जॉइंट फैमिली छोड़ दीजिए, जिस घर में पति पत्नी एक साथ रहते हैं, विपर्यास की बात है कि आज उस फैमिली को ही हम जॉइंट फैमिली बनाएं, बताएं। क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे को समझा बुझा कर रहना ही आज बहुत कष्ट हो गया है। पति में अपना ईगोइज्म, अहंकार, पत्नी में अपना ईगोइज्म, और उसका असर पड़ता है बच्चों पर। समस्या बहुत जटिल है। लेकिन अविभक्त कुटुंब का मतलब पति पत्नी को एक साथ रहना नहीं। यहाँ पर अविभक्त कुटुंब मतलब आप सब जानते हैं, अपने सोशियोलॉजी में, समाज शास्त्र में पढ़ा है अविभक्त कुटुंब क्या होता है, जॉइंट फैमिलीज क्या होते हैं। पिता, पिता के भाई, भाइयों का परिवार, उनके बच्चे, और ये बच्चे मतलब 3-4 पीढ़ी के लोग एक छत के नीचे रहना। कभी 30-40 साल के पहले ऐसे घरों को हम देख सकते थे कि एक घर में 40-50 लोग भी रहते थे, ऐसा। लेकिन आजकल
पति पत्नी और बच्चा, तीनों का रहना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे यहाँ पर ये कहानी एक अविभक्त कुटुंब की कहानी है। इस घर में भी क्या है, 2 भाई रहते हैं और पिता का नाम क्या है, यहाँ पर पिता का नाम है बेनी माधव सिंह। बेनी माधव सिंह, उनके 2 बच्चे, उनकी बीवियां और एक साथ वो रहते हैं। तो वो भी एक प्रकार से अविभक्त कुटुंब, जॉइंट फैमिली ही कहलाया जाता है। तो यहाँ पर ये सारांश हुआ। तो सारांश के बाद अब हम इस कहानी को विस्तृत रूप में शुरू करेंगे। कल मैंने आपसे बताया था कि जब कहानी प्रारंभ करेंगे या आप सिलेबस शुरू करेंगे तो कंपलसरी आपके पास पुस्तक का होना जरूरी है। अब आप सब घर में बैठे हुए हैं, इस पाठ को सुन रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि आप सबके पास किताबें ऑलरेडी हैं। तो आज हम इस पाठ को शुरू करेंगे। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। कहानी के मुख्य व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं बेनी माधव सिंह को। बेनी माधव सिंह गौरीपुर नामक एक गांव के जमींदार और नंबरदार यानी प्रतिष्ठित, मतलब गांव में कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो प्रतिष्ठित होते हैं, पहले से जनप्रिय, सबके ज़बान पर अक्सर कुछ ही लोगों का नाम आता है। तो उनमें से एक थे हमारे बेनी माधव सिंह। तो उनके पितामह किसी समय के बड़े धन धान्य से संपन्न थे। बेनी माधव सिंह के पिता मतलब श्रीकंठ के दादा, बेनी माधव के पिता। बेनी माधव के पिता उस जमाने में बहुत बड़े जमींदार थे। तो ये जमींदारी प्रथा बेनी माधव के जीवन में भी आ गई, श्रीकंठ के जीवन में भी अपने आप आ जाती है। तो धन धान्य से संपन्न उस वक्त वो थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बहुत बड़ा उनका एक बंगला जैसा था। आजकल पुराने घर देखने को कम मिलते हैं, लेकिन उस घर की बनावट ऐसी होती है कि आज उस घर का अगर हम वैल्यू लगाएं तो करोड़ों से जाती है। तो बहुत बड़ा उनका बंगला जैसा उनका घर था। अगर मरम्मत करें, मरम्मत मतलब रिपेयर, आज उसका मरम्मत करने के लिए कहें तो मरम्मत के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो इतना बड़ा उनका घर था। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। तो उनके घर के सामने हाथी को बांध कर रखते थे। हाथी मतलब बहुत ही वैल्यूएबल प्राणी, अमूल्य, इसीलिए कहते हैं ना, हाथी मरे भी 100 लाख के, है ना, बहुत अमूल्य प्राणी है। तो हाथी को उनके घर के सामने बांधा जाता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी। ये कहानी उनके दादा के ज़माने में हाथी बांधा जाता था, अब नहीं, बेनी माधव के ज़माने में नहीं। बेनी माधव के ज़माने में हाथी बांधने की जगह पर भैंस आकर बांधी गई है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि उनका आर्थिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, हाथी से भैंस तक आ गई है, मतलब तंग होते आ रहे हैं। पहले जैसे नहीं है, पहले जैसे नहीं है। उस जमाने में जहाँ हाथी बांधते थे, आज उसी जगह पर भैंस को बांधने लगे हैं। जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवाय और कुछ शेष नहीं रहा था, वो भी कृशकाय भैंस, दष्टपुष्ट नहीं, कृशकाय वीक, कृशकाय भैंस उन्होंने वहां पर बांधा था। पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। कितना भी कृषक क्यों न हो, थोड़ा बहुत दूध देती होगी, इसीलिए उन्होंने पालन पोषण किया था ना। हम मनुष्य इतने स्वार्थी हैं आज
कि जिस प्राणी से हमें फायदा होता है उसी प्राणी का हम पालन पोषण करते हैं। अगर फायदा नहीं है तो इंसानों को भी हकालने का ज़माना है, जानवरों की बात दूर की। तो भैंस दूध देती थी, इसीलिए उन्होंने उसको वहाँ पर रखा था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। वकीलों को क्या अपने आप हम देते हैं? नहीं, हमारा कोई फ़ायदा होता है या कोई केस होता है तो वकीलों को हम अपना मतलब पैसा देते हैं, मतलब केस जाहिर करते हैं। इसका मतलब ये है कि बेनी माधव सिंह का कोई कोर्ट में ज़मीन को लेकर केसेस चल रहे थे। तो वकीलों का केसेस अक्सर क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। आपने एक केस अगर एडमिट किया तो वह केस 15 साल 20 साल पता नहीं कितने साल तक खींचते ले आएगा। आपकी कमाई में से 75% उसी में जाना चाहिए, वकीलों को भेंट देने में। उसका फल आप ही को मिलेगा वो गारंटी नहीं है। केस का फलितांश आपके ज़माने में ही आएगा वो भी गारंटी नहीं है, कभी भी आ सकती है। लेकिन केस एडमिट तो होता है, चलते रहता है और हम उस वकील का पालन पोषण करते रहते हैं। तो यही हुआ था बेनी माधव के साथ। किसी ज़मीन को लेकर केस चल रहा था और अपनी आधी से ज़्यादा कमाई उन वकीलों को देते देते वो क्या है, हाथी के जगह पर अब भैंस आकर बैठी है। मतलब आर्थिक परिस्थिति उतनी संकष्ट में थी। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं थी। देखिए, प्रेमचंद के ज़माने में पैसों की कीमत कितनी थी। एनुअल इनकम, वार्षिक आय, उनका वार्षिक आय कितना था? उनका वार्षिक आय था 1000 रुपया। आजकल आप स्टूडेंट्स के पॉकेट में 1000 रुपया पॉकेट मनी हुआ करती है। आज पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं, कीमत ही नहीं है। लेकिन उस वक्त आपके घरों में आपके बुजुर्गों ने भी बताया होगा, दादा परदादा ने, आपके पिताजी ने बताया होगा कि हमारे ज़माने में 1 रुपये में हमें कितना क्या क्या कुछ मिलता था। आज 1 रुपये में शायद एक चॉकलेट मिले। उस वक्त 1000 रुपया उनके एनुअल इनकम, वार्षिक आय उनका था। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह और दूसरे का लाल बिहारी सिंह। तो श्रीकंठ सिंह बहुत परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। श्रीकंठ सिंह बीए ग्रेजुएट। देखिए, पढ़ाई की भी उस वक्त क्या है, बीए का ग्रेजुएट बनना उस वक्त बड़ी बात ही थी। अंग्रेजी शिक्षा थी उस वक्त अगर कोई एक मैट्रिक की परीक्षा पास की है तो उसको सरकारी दफ्तरों में काम मिलता था। आजकल आप डबल डिग्री भी कीजिए, आपकी डिग्री केवल आपके तिजोरी में बंद रखने के लिए, लोगों को दिखाने के, आपके बायोडाटा में लिखने के लिए। आज रोजगारी की समस्या उतनी बढ़ चुकी है। 3-3, 4-4 डिग्रियां भी आप अगर करते हैं तो अप्लाई नो रिप्लाई, आज की परिस्थिति। उस वक्त ऐसा नहीं था। एसएसएलसी आपने पास की तो आपको अच्छी नौकरी, क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या कम थी, जनसंख्या कम थी, इसलिए नौकरी मिल जाती थी। इन्होंने बीए की डिग्री, आप देखते हैं आज बीए की डिग्री करने वाले करोड़ों हैं। तो उस वक्त बीए की डिग्री बहुत बड़ी डिग्री थी। तो बीए की डिग्री उन्होंने प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था, एक ऑफिस में काम भी कर रहा था श्रीकंठ। छोटा लड़का,
अब छोटे लड़के के बारे में देखेंगे। लाल बिहारी सिंह, छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। दोहरा बदन मतलब मोटा तगड़ा, हृष्टपुष्ट और जवान, तंदुरुस्त, भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, विशाल छाती थी उसकी, चौड़ी छाती। भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पीता था। 2 सेर दूध, ताजा दूध, वह सुबह सुबह वह उसको 2 सेर दूध चाहिए, वह पीता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। देखिए, दोनों बच्चों के बीच, एक ही बाप के 2 बेटे, दोनों बच्चों के बीच में शारीरिक रीति से और स्वभाव से बहुत अंतर था। श्रीकंठ लाल बिहारी की तरह दष्टपुष्ट नहीं था और लाल बिहारी की तरह खाता पीता भी नहीं था और लाल बिहारी की तरह रफ एंड टफ भी नहीं था। श्रीकंठ कैसा था? नरम स्वभाव का, संयमी, संयम का स्वभाव था उसका, सुसंस्कृत, जोर से बोलने वाला भी नहीं था वो, पढ़ा लिखा। लेकिन लाल बिहारी अनपढ़ था, गंवार था, दष्टपुष्ट था। उसके और इसके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क। भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पीता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। वह नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। तो श्रीकंठ पुस्तक प्रेमी था ज्यादा, और हमारा लाल बिहारी पुस्तकों से कोसों दूर। पुस्तक मतलब क्या है उसको पता नहीं। तो वह वैदिक ग्रंथों को ज्यादा पढ़ता था। कौन? श्रीकंठ। वैदिक ग्रंथ मतलब मेडिसिनल नॉलेज, आयुर्वेद। उस वक्त आयुर्वेद शास्त्र, वैद्य पद्धति, भारतीय वैद्य पद्धति पर जो पुस्तक हुआ करते थे, उनको जड़ी बूटियों के बारे में ज़्यादा वह दिलचस्पी रखता था, रुचि रखता था। ऐसे ग्रंथों को पढ़ता था, पुस्तकों को पढ़ता था। तो इस प्रकार का स्वभाव श्रीकंठ का था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्रायः खरल की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। तो जड़ी बूटियों को कूटने पीसने की आवाज। जड़ी बूटी जानते हैं, आजकल हमारे आयुर्वेद पद्धति पर ही लोग अपने आप एडॉप्ट हो रहे हैं। आप सब जानते हैं आयुर्वेद ऐसा है कि उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रोग को जड़ से निकाल कर फेंकता है। तो यह हमारी भारतीय प्राचीन वैद्य पद्धति है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के ज़माने में आई हुई यह वैद्य पद्धति। तो क्या करते थे? जंगलों में मिलने वाले तरह तरह के जड़ी बूटियाँ, पत्ते, फल, फूल, उनको कूटकर, पीसकर, उनके रस को निकालकर अनेक प्रकार के गंभीर से गंभीर बीमारियों को भगाने की एक दिव्य शक्ति आयुर्वेद में होता है। तो ऐसे आयुर्वेद का रुचि रखता था श्रीकंठ। उसके कमरे से एक कूटने पीसने की आवाज़ें हमेशा आते रहती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। लाहौर और कलकत्ते में बड़े बड़े आयुर्वेद पंडित रहा करते थे। उनके साथ चर्चा विचर्चा श्रीकंठ का हमेशा लगे रहता था, उनसे सलाह मशवरा करते रहता था। तो रुचि उस पर, उसको इंटरेस्ट था श्रीकंठ को। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं में विशेष प्रेमी नहीं थे।
बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार भी किया करते थे। जब ये कहानी लिखी गई थी उस वक्त हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का आधिपत्य था। प्रेमचंद का जमाना आप जानते हैं, 1880 से लेकर 1936 तक आज़ादी नहीं मिली थी। यहाँ तक कि उस वक्त अब अंग्रेजों का भरा जोर से शासनकाल था उनका। तो उस वक्त शिक्षा पद्धति और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन सब अंग्रेजों का था और ये अंग्रेजों के अधीन काम कर रहा था। किसी ऑफिस में काम कर रहा था, अंग्रेजों का ऑफिस था वो। इसके बीच में भी अंग्रेजों से वह खुश नहीं था। अनेक अंग्रेज पद्धतियों का वह विरोध भी करता था। इससे गांव के उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे। मतलब भारतीय संस्कृति, सभ्यता, भारत के पुराण, इन पर विशेष गौरव श्रीकंठ को था। इसीलिए हमारे उत्तर भारत में ये बहुत बड़ी प्रथा है कि दीपावली, दशहरा, नवरात्रि के संदर्भ में क्या करते हैं, वहाँ पर पौराणिक नाटकों को खेला करते हैं। युवक मंडली वहाँ पर रास्ते रास्ते में जाकर या किसी मंदिर के सामने क्या करते हैं, पौराणिक प्रसंगों का एक एक अभिनय करते हैं। तो रामलीला हर साल दशहरे के संदर्भ में हुआ करती थी। इसमें अभिनय करता था श्रीकंठ। मतलब हमारी भारतीय संस्कृति, पुराण, इन सब में श्रीकंठ को बहुत रुचि थी, आसक्ति थी, बहुत गौरव करता था वह। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। दशहरे के संदर्भ में, हर दशहरे के संदर्भ में रामलीला का नाटक करना, उसमें मुख्य नेतृत्व लिया था हमारे श्रीकंठ ने। श्रीकंठ ही उसके जन्मदाता, उन्होंने ही शुरू किया था इसको। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। बड़े गर्व से वो कहते थे कि हमारी सभ्यता बहुत श्रेष्ठ है। हिंदुस्तानी सभ्यता विश्व सभ्यता के लिए एक आदर्श प्राय है। इस तरह वो भरी पूरी सभा में अक्सर कहा करते थे। उसमें सबसे ज्यादा वो बल देते थे किस पर, हमारी इस अविभक्त कुटुंब पद्धति पर। बहुत खुशी होती थी उनको। वो कहते थे कि विश्व में कहीं भी ऐसा प्रसंग नहीं है, विश्व में कहीं पर भी ऐसा घर देखने को नहीं मिलता है कि एक छत के नीचे 2-2, 3-3 पीढ़ी के लोग एक साथ में रहते हों। तो हमारे हिंदुस्तान में ऐसी क्या है, एक परिवार में एक सम्मिलन है। परिवार में एक दूसरे के कष्ट को साथ देने का, कष्ट में साथ देने का एक ताकत या शक्ति केवल हमारी हिंदुस्तानी सभ्यता में है। मतलब एक दूसरे के लिए न्योछावर होना, एक दूसरे के लिए त्याग करना, सुख दुख में साथ देना, ये केवल हमारे हिंदुस्तान में देखने को मिलता है। इसे सीना तान कर बड़े गर्व से वो कहते थे। उसे सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। उपासक यानी पुजारी। सम्मिलित कुटुंब के बारे में, सम्मिलित कुटुंब यानी जॉइंट फैमिली। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। आजकल लड़कियों को जिस घर में इतने सारे लोग रहते हैं उस घर में जाने को कोई लड़की पसंद नहीं करती है। ये बड़ी विपर्यास की बात है। लेकिन जब भी श्रीकंठ इस प्रकार जॉइंट फैमिलीज के बारे में बातें करता था, तब लड़कियों को कहीं न कहीं दुख होता था या एक प्रकार से जलन सी होती थी। ये क्या भाषण दे रहा है, मतलब पसंद नहीं करते थे लड़कियां। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदा करती थी। ये लड़कियां
श्रीकंठ की निंदा करती है। रामायण की कहानी को लेकर अब बैठा है, 16वें शतमान का मनुष्य है, इस तरह व्यंग्य, इस तरह निंदा वह करती थी लड़कियां। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने को भी संकोच नहीं करती थी, क्योंकि कोई लड़की नहीं चाहती थी, क्योंकि सब लड़कियों की इच्छा यही थी कि मैं और मेरे पति दोनों इस घर में रहें, और को अरे गहरे को जगह नहीं है। इस तरह ऐसे वक्त पर इसका ये जॉइंट फैमिली का भाषण हर लड़कियों को क्या है, बुरा लगता था। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार ये था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। तो कभी कभी श्रीकंठ की पत्नी को भी लगता था कि अविभक्त कुटुंब बहुत अच्छा है, लेकिन एक ही छत के नीचे रहकर सामरस्य से रहे तो ठीक बात है। इसके बजाय एक छत के नीचे रहकर हर दिन लड़ाई झगड़ा ये करते रहना, वाद विवाद करते रहना, घर के शांति को नष्ट करना, इससे अच्छा है कि खुशी खुशी से सब अपनी खिचड़ी अलग पकाएं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब घर में अपना रसोई अलग अलग रहें, क्योंकि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। कभी जब कोई त्योहार आता है, कोई कार्यक्रम आता है, तब एक साथ मिलें और बाद में अपनी खिचड़ी अलग पकाएं। आजकल यही हो रही है। तो इस तरह वो भी कभी कभी सोचती थी। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। आनंदी के बारे में देखें। अब इतनी देर तक हमने श्रीकंठ को देखा। श्रीकंठ का स्वभाव कैसा था? बीए ग्रेजुएट, एक सरकारी दफ्तर में काम करता है, आयुर्वेद में रुचि रखता है और उसका इंटरेस्ट, उसकी आसक्ति किसमें है? भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता, भारतीय पुराण बहुत अच्छा लगता है उसे। स्वभाव से बहुत ही नरम है। यह श्रीकंठ के बारे में। और उसका भाई लाल बिहारी उसका ठीक विपरीत, विपरीत यानी उल्टा, अपोजिट, अनपढ़, गंवार, और उसे खाना पीना मौज मस्ती करना इसे छोड़कर और कोई काम नहीं है। इस प्रकार ये लाल बिहारी और श्रीकंठ का स्वभाव। ऐसे घर में पत्नी बनकर आई है आनंदी। तो आनंदी के परिचय को हम लेंगे। आनंदी उच्च कुल की लड़की, उसके बाप का एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे वे। उसके बाप भी बड़े अमीर थे। विशाल भवन, उनका बहुत बड़ा बंगला था। एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरे, शिकरे, झाड़, फानूस, ऑनररी मैजिस्ट्रेटी का ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ थे, यहाँ सभी विद्यमान थे। प्रेमचंद के ज़माने में एक व्यक्ति को अमीर किस तरह प्रमाणित करते थे, उनके आर्थिक स्थिति को किस तरह आंका जाता था? जिनके घर में ज़्यादा जानवर हुआ करते हैं और बड़ा घर हुआ करता है, जमीन हुआ करता है। उस वक्त बैंक बैलेंस नहीं देखते थे। आजकल क्या देखते हैं? बैंक बैलेंस देखते हैं, घर के सामने कितनी गाड़ियां खड़ी है वो देखते हैं, है ना। लेकिन उस वक्त जमीन देखते थे, जमीन कितनी है, घर में गाय कितने हैं, भैंस कितने हैं, जानवर कितने हैं। तो ये बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति कहे जाते थे। ये सब उनके पास विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। तो आनंदी के पिता का नाम,
आनंदी के पिता का नाम था, आनंदी के पिता का नाम था भूप सिंह। तो भूप सिंह की लड़की आनंदी, भूप सिंह की लड़की आनंदी। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी नहीं था। देखिए, लड़कियां हमारी हिंदू परंपरा के मुताबिक जिस दंपति को लड़के नहीं हैं उसे स्वर्ग में भी स्थान नहीं, इस तरह एक बुरी प्रथा है। ये कहाँ पर भी क्या है लिखा नहीं है, एक अंधविश्वास है। तो उनको पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन बस एक ही अभाव था कि उनके कोई लड़के नहीं थे। तो 7 लड़कियां, आनंदी को मिलाकर बहनें कितने, 7 सप्त कन्याएं, 7 लड़कियां, 7 लड़कियां हुई और दैव योग से सबकी सब जीवित रही। ये देखिए, दैव योग से सबकी सब जीवित रही मतलब क्या है कि उस वक्त ये शिशु मरण की संख्या बहुत थी, क्योंकि आजकल की तरह मेडिकल साइंस, वैद्यकीय क्षेत्र उतना बड़ा नहीं था। तो बच्चों के मरण का प्रमाण उस वक्त ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन ये अप्रूप है कि 7 लड़कियां हुई और 7 के साथ बची रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोलकर किए। अब 7 लड़कियां जब शादी के लिए तैयार हुई, प्राउड हुई, तो उनकी शादी तो करनी है। तो पैसे तो थे शुरू में। पहली जब 3 लड़कियों की शादी, जब आर्थिक परिस्थिति स्ट्रांग थी, तब उन्होंने 3 लड़कियों की शादी बहुत धूमधाम से बड़े बड़े घरों में, अमीर मतलब उनके समान अवस्था के वर ढूंढकर 3 लड़कियों की शादी कर दी। दिल खोलकर खर्च भी किया, धूमधाम से शादी की। पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया। तो 3 लड़कियों की शादी करने के संदर्भ में उन्होंने 15-20 हजार कर्ज लिया था। कर्ज मतलब लोन। 15-20 हजार उस जमाने में बहुत है, क्योंकि जिसकी एनुअल इनकम 1000 होती है, वार्षिक वरमान 1000 होता है, उसको 15-20 हजार अगर लोन ही निकालें तो कैसे वो भर पाएगा। तो 15-20 हजार रुपये का उन्होंने कर्ज लिया था। तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। तो ये कब, जब 3 लड़कियों की शादी करते करते उन्होंने 15-20 हजार रुपये लोन किया था, कर्ज लिया था। अब चौथी भी शादी को तैयार हुई आनंदी, उसकी भी शादी करनी है। मन तो था कि आनंदी को भी बड़े एक घर में, अमीर घर में धूमधाम से शादी करके देने का मन, मतलब कौन माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं जिनको अपने बच्चों की शादी वैभव से करने का मन ना हो। सब माँ बाप यही चाहते हैं, लेकिन परिस्थिति को भी देखनी चाहिए ना। तो चौथी लड़की की बारी जब आई, आनंदी की जब बारी आई, आर्थिक संकट उनको खटकने लगा। मन तो था लेकिन कर नहीं सकते थे। तब मिला श्रीकंठ। आनंदी चौथी लड़की अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती गुणवती थी। 7 लड़कियों में सबसे सुंदर, 7 लड़कियों में सबसे सुंदर और सबसे गुणवती आनंदी थी। पहले से वो चाहते थे कि आनंदी की शादी धूमधाम से करें, मगर अब आ गई आर्थिक समस्या। तो आर्थिक समस्या के कारण मन होने पर भी वो कर नहीं सकते थे। उसने ठाकुर भूप सिंह, इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। तो चाहते तो थे आनंदी की शादी धूमधाम से करें,
लेकिन समस्या पैसों की बहुत बड़ी बात है, तो कर नहीं सकती। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे के रुपये मांगने आया। श्रीकंठ से मुलाकात हो गई चंदा वसूल करने के लिए। चंदा वसूल करने के लिए वह इनके पास आया था, तो देखा लड़के को, शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उसके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। वो जमाना ऐसा ही था कि बड़ों को पसंद आया तो लड़का और लड़की को एक दूसरे से बात करने की, देखने की, परखने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब सारी जिम्मेदारी बड़ों की है। आनंदी के पिता ने श्रीकंठ को देखा, श्रीकंठ का गुण उनको पसंद आया। आनंदी भी स्वभाव से अच्छी थी, सुंदर थी, तो आनंदी ने कुछ आनाकानी नहीं की या तिरस्कार नहीं किया। पिता के आदेश का पालन करने का एक संयम आनंदी में था, इसीलिए आनंदी बिना कुछ उत्तर दिए खुशी से श्रीकंठ के साथ उसने विवाह किया। आनंदी अपने घर में, नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। तो बड़े घर से आई है आनंदी, कैसे भी हो श्रीकंठ से बड़े हैं वो। अब उनकी परिस्थिति थोड़ी क्या है, कमजोर हो चुकी है, लेकिन श्रीकंठ उससे गरीब है। तो बड़े घर से आनंदी इस घर में बहू बनकर आई। जिस टीम टाम की उसने बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वो यहाँ नाम मात्र को भी नहीं थी। बचपन से उसने अपने मायके में जो वैभव देखा था, वह वैभव उसका थोड़ा सा भी यहाँ पर दिखावा नहीं था। अत्यंत सरल, मध्यम वर्ग के परिवार होते ही ऐसे, अत्यंत सरल यह इनका जीवन था। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मखमली रास्ते पर चलती थी वो, मखमली रास्ता उनका था, मतलब हरे हरे घासों का, जहाँ पर भी जाती है, जैसे आप लॉन कहते हैं यहाँ पर, कहीं एक कंकड़ भी पैरों को ना छुए, ऐसे परिसर में चलने फिरने वाली आनंदी पति के घर में आने के संदर्भ में स्लीपर पहनकर यहाँ पर आई थी। लेकिन यहाँ आकर देखती है वहाँ पर कहीं पर भी मखमली नज़ारा नहीं है, कंकड़ और पत्थर। बहुत ही सामान्य घर था, आसपास में भी सामान्य परिसर। न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें, मतलब इंटीरियर डेकोरेशन उसके मायके में बहुत वैभव से था। बड़े बड़े फोटोज फ्रेम्स, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, आलीशान पर्दे उसके मायके में। यहाँ पर वो कुछ भी नहीं थे। यह सीधा सादा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामना कभी देखे ही न थे। विलास के सामान कहीं देखे ही नहीं थे। तो वह अपने आप को संभलने लगी और सोचने लगी कि वो एक ज़माना था मायके का और ये एक ज़माना है। जितनी खुशी से उसने अपने मायके में दिन गुजारे हैं,
उतनी ही खुशी से अब पति के घर में भी गुजारेगी, भले ही यहाँ पर हर चीज़ों की कमी क्यों न हो, विलास और वैभव की कमी क्यों न हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें क्या है, अपने परिस्थिति के अनुकूल जीवन को बिताना चाहिए। शिकायत नहीं करनी चाहिए, ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा नहीं, जो है उसी में तृप्त होना। हमें ये देखना चाहिए कि हमसे भी गए गुजरे लाखों लोग हैं, बस भगवान ने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है। सबसे ज़्यादा क्या है, सेहत, आरोग्य ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दिया है। हाथ पैर हैं, सोचने की शक्ति है, और क्या चाहिए। तो इस प्रकार आनंदी इस अभाव से भरे हुए घर में भी अपने आप को संभल गई, खुश हो गई और खुशी से अपने गृहिणी का कर्तव्य इस घर में वह निभाने लगी। तो अगले क्लास में अगले भाग को हम पढ़ेंगे।